बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BB2 चैनल पे खुश आमदीद। ये पिक्चर एक ख़ातून की है, लेकिन उनकी दाढ़ी और मूछें काफ़ी बड़ी बड़ी वो निकली हुई हैं। तो ये आप इस पिक्चर को देख के हैरान हो रहे होंगे कि एक ख़ातून की दाढ़ी मूछें कैसे निकल आईं। तो ये जो है ये एक बीमारी होती है जिसमें कुछ ख़वातीन को ये लग जाती है और जिसकी वजह से उनके जो चेहरे पे ये बाल निकल आते हैं मर्दों की तरह। तो आज मैं इसी बीमारी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बीमारी जो है ये काफ़ी कॉमन भी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बीमारी का आपको मैं ओवरव्यू यानी तारुफ करवा दूँ। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है वो बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स को होता है। मतलब जो है ना, जो जवान ख़वातीन होती हैं जो है उनकी जवानी से स्टार्ट होती है और जब तक जवानी है वो मतलब जो है वो रहती हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है, मतलब जिस एज में वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है ना, ये उसी दौरान जो है ना ये बीमारी लाहक होती है कुछ ख़वातीन को। इसमें यह होता है कि जो कभी कभी जो ज़्यादा जो इसकी जो प्रॉब्लम सामने आती है ये कि जो है ना, या तो उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ना वो कम होते हैं या बिल्कुल या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होते हैं। मतलब वो छोटे भी हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है उनका जो अंदर जो मेल वाले हार्मोन है एंड्रोजन जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो चेहरे पे वो जो बाल उगाते हैं, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख रहे होंगे। तो उनकी जो ओवरीज होती हैं उसमें यह न कि जो उसमें सिस्ट बन जाती हैं जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और वो जो है ना वो मतलब जो रेगुलरली जो ओवरीज जो जिनका काम होता है अंडे को रिलीज़ करना वो नहीं कर पाती। ठीक है। और इसकी जो एग्जैक्ट काज है जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वो पता नहीं चल सकी, लेकिन यह कि कुछ फैक्टर हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो फिर यह कि इसमें यह कि जो अगर शुरू में इसका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए और इसमें वेट लॉस एक ट्रीटमेंट का मतलब पार्ट है, तो वो जो है ना इसकी लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं इस बीमारी की, जैसे जो टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम जो है ना उससे वो मतलब बचत हो सकती है। चलें अब इसकी मैं आपको अलामात बता देता हूँ। ठीक है। जो इसकी अलामात होती हैं ये आमतौर पे जो बिल्कुल यंग एज में ही स्टार्ट हो सकती हैं। मतलब फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड से ही स्टार्ट हो सकती हैं, जब प्यूबर्टी मतलब जब कोई लड़की जवान होती है। और कभी कभी कुछ केसेस में जो ना ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बाद में भी डेवलप होती है। ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जवानी के शुरू में ही ये डेवलप हो जाए, बाद में भी डेवलप हो सकती है। ख़ास तौर पे जब कुछ ख़वातीन का जब वेट बढ़ने लग जाता है। ठीक है। इसकी जो साइन सिम्टम है ना वो वेरिएट करती रहती हैं और जो इसके जो 3 किस्म के जो बेसिकली जो फीचर्स होते हैं इस बीमारी में, तो उन तीन फीचर जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, उन 3 में से अगर 2 फीचर्स पाए जाएं एक खातून में इस बीमारी के, तो वो जो है ना एक तरह का ये समझ लें कि इस खातून को ये बीमारी लाहक हो गई है। तो इन तीनों फीचर का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फीचर है वो ये कि इरेगुलर पीरियड होते हैं। ठीक है। मतलब ये कि कभी जो है बिल्कुल उनकी जो पीरियड्स हैं कभी वो कम अरसे में आएंगे, कभी मतलब उनकी ड्यूरेशन मतलब जो है कभी वो ज़्यादा देर बाद आएंगे। ठीक है। मतलब यह कि सपोज कभी ये भी हो सकता है कि एक साल में उनके 9 पीरियड से भी कम आ जाएं, या जो है मतलब जो है उनका जो पीरियड के दरमियान 35 दिन से ज़्यादा का वक्फा हो, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी जो उनके पीरियड्स भी हो सकते हैं। तो ये मतलब जो है जो एक जो उनकी बड़ी सिम्टम होती है जो उनके इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं। ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा कॉमनेस जो है ना इसकी जो साइन है। मतलब ये कि मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये कम भी आ सकते हैं, मतलब साल में 9 से कम पीरियड भी आ सकते हैं। फिर यह कि जो पीरियड के दरमियान 35 दिन से ज़्यादा का वक्फा भी हो सकता है और हैवी पीरियड भी आ सकते हैं। तो ये जो इरेगुलर पीरियड जो है ना ये सबसे कॉमन सिम्टम है। ठीक है। दूसरी जो इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि एंड्रोजन मतलब जो मेल हार्मोन है, ठीक है, तो वो जो है उसकी वजह से जो फिजिकल साइन आ जाते हैं
जैसे कि मतलब किसी खातून के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें, जैसा कि मैंने इस वीडियो के जो मतलब थंबनेल लगाया हुआ है कि जो खातून की दाढ़ी मूछें आई हुई हैं, तो ये बेसिकली वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार है। तो इसको जो ना हिर्सुटिज्म कहते हैं। और इसके अलावा मतलब जो है ना बहुत शदीद किस्म के एक्ने भी हो सकते हैं, और जो है जो मर्दों को जो गंजपन आ जाता है, मेल टाइप जो मतलब जो है सामने जो एम टाइप का जो गंजापन आ जाता है, वो भी इस तरह के हो सकता है। तो फिर तीसरा जो इसका जो साइन जो फीचर कह लें वो ये है कि जो ओवरीज होती हैं ना वो पॉलीसिस्टिक होती हैं। मतलब जो है ना उनकी जो ख़वातीन की जो ओवरीज होती हैं वो बड़ी हुई होती हैं, और उनमें से वो जो है कुछ वो राउंड से वो फॉलिकल होते हैं, जो मतलब फॉलिकल से बन जाते हैं, जो एग्स के इर्द गिर्द बनते हैं। ठीक है, तो वो जो है जब ज़ाहिर है उनका जो फॉलिकल बनेंगे, सिस्ट सी बनेंगी, तो वो जो है ना वो उस पर जो है ना वो अंडा उनका सही तरह वो अंडा नहीं रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो ना मतलब इनफर्टिलिटी की जो सिम्टम हो जाती है। फिर ये कि जो ख़वातीन जो जिनका वज़न ज़्यादा होता है, मतलब ओबीस होती हैं, उनको ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की साइन सिम्टम ज़्यादा होती हैं। तो इसमें यह कि फिर इस तरह की अगर आपको अलामात आना शुरू हो जाएँ किसी भी, ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, तो जो मतलब पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो, ठीक है, या फिर इनफर्टिलिटी, मतलब जो है ना एक खातून है उसकी जो शादी हुई है उसके बच्चे नहीं हो रहे, या फिर इस तरह की जो सिम्टम है जैसे चेहरे पे ज़्यादा बाल आ जाएं, एक्नी वगैरह निकल आए, बाल्डनेस, मेल टाइप का बाल्डनेस टाइप की हो जाए, तो आपको इस सूरत में डॉक्टर से ज़रूर आपको रब्ता करना चाहिए। अब चले मैं आपको कॉजेज़ बता देता हूँ कि इनकी क्या रीज़न होती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि जो एग्जैक्ट कॉज है जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वो नहीं पता चल सकी, लेकिन कुछ फैक्टर होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बीमारी में। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक्सेस इंसुलिन जो है ना वो ज़्यादा बनती है बॉडी में, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसुलिन, जैसा कि आपको पता होगा कि जो इंसुलिन है बेसिकली उसका काम क्या है कि वो एक तो यह है कि उस पहले तो आपको पता ही होगा कि वो लबलबे से जो पैंक्रियाज होता है उससे वो बनती है। मैंने जो है डायबिटीज़ पे वीडियो बनाई हुई, उसमें भी इंसुलिन का मैंने रोल बताया हुआ कि वो कैसे एक्ट करती है। तो वो डायबिटीज़ पे मैंने 6 वीडियो बनाई हैं, तो वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो जो इंसुलिन का काम क्या होता है कि बेसिकली जो है शुगर को यूटिलाइज करना है, मतलब जो है ना, और वो ताकि जो है ना वो सेल्स को वो पहुंचा सके, मतलब जो शुगर, ताकि जो उससे जो है ना सेल्स को वो एनर्जी गेन करें। ठीक है, यानी इंसुलिन का काम जो है ना कि शुगर को जो कंट्रोल करना है और उसको जो है ना वो सेल्स तक पहुंचाना है, फिर वो सेल ताकि उसको यूज़ कर सके। लेकिन कभी कभी जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, या जो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ जो में क्या होता है इसमें कि जो सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली रेजिस्ट करते हैं इंसुलिन के एक्शन को। मतलब जो है इंसुलिन उन पे सेल पे सही तरह एक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो ज़ाहिर सेल्स पे वो जो उसका वो रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो जो ब्लड शुगर है, ज़ाहिर है जो इंसुलिन चूँकि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, तो वो ज़ाहिर है फिर ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। मतलब सेल्स अगर जो है ना इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्ट करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। तो ब्लड शुगर जब बढ़ती है तो फिर पैंक्रियाज जो लबलबा होता है उससे मतलब और इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो जब ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि जो इंसुलिन ज़्यादा बनने तो मेल जो हार्मोन है जो एंड्रोजन है वो उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है, वो मतलब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब जो है ना फिर ओवुलेशन, मतलब जो है फीमेल्स जो ओवरीज से अंडा नहीं निकलता तो वो फिर ओवुलेशन नहीं होती, तो ज़ाहिर है फिर वो इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चा खातून नहीं पैदा कर सकती। तो एक तो ये जो इसकी जो बड़ी रीज़न है एक्सेस इंसुलिन है, दूसरा मतलब फैक्टर है। ठीक है, दूसरा बड़ा जो फैक्टर है कि उसमें एक स्टडी में साबित हुआ है कि जो कुछ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होती है उसमें ये होता है कि जो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं जो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। मतलब ये बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन का एक ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जो ख़वातीन जिनको ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हुई है उनको एक तरह की ये समझ लें कि लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से
वो जो पॉलीसिस्टिक जो जो सिस्टिक वाली जो ओवरीज होती हैं उससे जो है ना एंड्रोजन हार्मोन जो है ना वो मतलब एक तरह का लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट की वजह से वो एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से फिर बाद में हार्ट और ब्लड वेसल की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मेरा कहने का कि बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन होती है जो उसमें वाइट ब्लड सेल जो है ना काम करते हैं इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, लेकिन ये है कि यही जो मतलब अगर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो जाए मतलब तो वो एक तरह की एक नेगेटिव एक तरह का उसका एक गलत समझ लें असर आना शुरू हो जाता है कि जो ओवरीज में सिस्ट भरी हुई होती हैं जिसमें इस बीमारी में, तो वो उस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है ना वो उनको क्या करती है, जो ओवरीज जो ना उनसे मेल हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना फिर वो हार्ट और ब्लड वेसल की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो है फिर ये कि हेरिडिटरी कंडीशन मतलब जो है ना अगर इसमें की फैमिली हिस्ट्री हो तो मतलब जेनेटिक्स भी इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर यह कि ज़ाहिर है अगर एंड्रोजन बढ़ जाएगा तो वो जो है मतलब जो मेल हार्मोन बढ़ेगा तो फिर वो जो एक्नी और इंसुटिज्म मतलब एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ की है प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जो है ना इसके मतलब पॉजिटिव फैक्ट मतलब जो है ना कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बता दिए कि किस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया कि एग्जैक्ट काज इसकी जो है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वो नहीं पता है, और ये कुछ फैक्टर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि ये इस वजह से ये होती है। अब मैं इसकी आपको ना कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं वो मैं बताता हूँ। उसमें यह कि जो ज़ाहिर है अगर वो ओवरी से वो एग नहीं रिलीज होगा तो फिर वो इनफर्टाइल हो जाएगी खातून, मतलब बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, और फिर यह कि इसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब यह कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ खातून को प्रेग्नेंट हुई हैं तो उनको उनके प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो सकती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर यह कि प्रेगनेंसी में जो उनका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मतलब यह कि जो उन खातून की प्रेग्नेंट हुई हैं और उनको फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम लगी है तो फिर उन खातून को जो ना वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यह कि मिस कैरेज, ये मैं उन खातून की बात कर रहा हूँ कि जिनको मतलब पहले मतलब लेट से वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो उसके बाद मतलब जो अगर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार हुई हैं तो फिर ये इस तरह की सिम्टम होती है जिसमें फिर मिस कैरेज हो सकता है, मतलब बच्चा गिर सकता है, या बर्थ प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, मतलब बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो सकती है। फिर ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीयरटोहेपेटाइटिस। उसमें यह कि जो जिगर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा और उसमें जो फैट डिपॉजिट हो जाती है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली 3-4 चीज़ों की वजह से एक मतलब उनका एक जो क्लस्टर है कंडीशन का उनको ये इकट्ठे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर हाई हो जाती है और जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी होने का जो है ना ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो इसको इकट्ठे मतलब कलेक्टिवली हम जो है ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मतलब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है टाइप 2 डायबिटीज़, चूँकि ज़ाहिर इंसुलिन का वो जो है ना रेजिस्टेंस होती है तो टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ का खतरा होता है। फिर एक और बीमारी होती है जिसमें सांस थोड़ा लेने में वो मुश्किल रहती है, खराटे वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। ये स्लीप एपनिया भी हो सकता है। फिर यह कि डिप्रेशन, एंजाइटी और फिर ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं ऐसी ख़वातीन को, और जो यूट्राइन की ब्लीडिंग भी एबनॉर्मल हो सकती है। मैंने अभी ये जो गाने के टॉपिक्स पे पिछले चंद दिनों से वीडियो स्टार्ट की हैं, तो मैंने आप अगर मेरी पिछली वीडियो आपको रेगुलरली देख रहे हैं तो मैंने जो है मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया मतलब मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और डिस्मेनोरिया मतलब पेन जो है ब्लीडिंग साथ होता है, उन सारे उस तरह की अलामतों पे वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो वो आप जो है ना वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर यह कि इसमें जो यूट्राइन की जो लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, उसका कैंसर भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा जो है जो अगर ख़ास तौर पे जो खातून जिनका वेट ज़्यादा होता है, अगर मतलब उनके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हुई है तो जो है ना ये और सिम्टम बढ़ा सकती हैं। मतलब एक तो यानी कि जो पतली खातून है उनको ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होगी, लेकिन जो खातून जिनका वेट ज़्यादा है उनको ये सिंड्रोम है तो फिर ज़्यादा समझ लें कि कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा चांस है।
चलें अब मैं इसको आपका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं उसका बारे में बताता हूँ। इसका कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है डायग्नोस करने में, लेकिन यह कि जो जब हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, फिर उन जो जैसे वो टिपिकल साइन सिम्टम बता दी, जैसे हेयर ग्रोथ वगैरह इस तरह की होगी, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल पीरियड की इरेगुलरिटी होगी, तो जो है ना उसके मतलब उस पर हम हिस्ट्री वगैरह लेके फिर फिजिकल एग्जाम करते हैं, जिसमें जो साइंस होते हैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के, इंसुलिन रेजिस्टेंस या एक्नी के, ठीक है, पेल्विक एग्जाम भी कर सकते हैं। तो इस पे जो है ना मतलब जो है ना वो डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। तो मतलब जो है ना पेल्विक एग्जाम में क्या होता है कि विजुअली और मैनुअली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एग्जाम वो टेस्ट चेक करते हैं कि कोई मैसेज या ग्रोथ वगैरह तो नहीं या कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके अलावा ये चूँकि जो ब्लड टेस्ट में भी हम एनालाइज करवा सकते हैं, जिसमें हार्मोन लेवल का चेक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मतलब चूँकि हार्मोन लेवल में मतलब उसको ताकि कोई और रीज़न है मतलब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की, तो जो है ना जो या एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से मतलब कुछ और कोई कंडीशन तो नहीं है, मतलब तो ताकि वो दूसरी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाए, मतलब हार्मोन टेस्ट हम इसलिए करवा सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल ब्लड टेस्टिंग की जा सकती है, जिसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आता है। मैंने वो जो डायबिटीज़ की वीडियो में उसके बारे में भी बताया हुआ तफसील से कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, वो आप जरूर देखिएगा। फिर फास्टिंग जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, चूँकि लिपिड्स का भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है इसमें, तो वो भी चेक करा सकते हैं। इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो है ना उसमें इस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की तशखीस में इसमें ओवरीज की अपीयरेंस और जो है ना यूट्रस की जो लाइनिंग की जो थिकनेस होती है वो पता चल सकती है। उसमें कि जो ट्रांसड्यूसर जो है ना वो मतलब जो है ना जो उसका डिवाइस होती है जो अल्ट्रासाउंड की, मतलब जो ट्रांसड्यूसर उसमें होते हैं, वो जो है ना थ्रू वजाइनल रूट मतलब ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड वो किया जाता है, जिसमें वो साउंड वेव्स एमिट होती हैं और वो जो है फिर वो कंप्यूटर पे जो है ना इमेज आ जाता है इसका मतलब ओवरीज का और जो है यूट्रस की जो थिकनेस अगर हुई हो तो ये अल्ट्रासाउंड भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में को डायग्नोस करने में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। फिर यह कि एडिशनल अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हुई हैं तो उसमें एडिशनल टेस्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर को मतलब उनका चेक करें, पीरियाडिक चेक कहते हैं, मतलब कुछ वक्फे के बाद कुछ दिनों के बाद पीरियाडिक चेक करते रहें। ग्लूकोज टॉलरेंस जो है ना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करा सकते हैं। फिर यह कि डिप्रेशन एंजाइटी की स्क्रीनिंग करा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये डिप्रेशन एंजाइटी भी कॉमन है इस बीमारी में, जो है ना। फिर ये कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया की जो है ना वो कंडीशन होती है जो जिसमें वो इंसान जो खातून को खराटे ज़्यादा आते हैं, उनकी नींद में डिस्टर्बेंस होती है, सांस का मुश्किल हो सकती है, तो उसके भी स्क्रीनिंग हम करवा सकते हैं। तो ये तो इसके जो टेस्ट वगैरह हो गया डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली ये आता है कि हम इस पर फोकस ये करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या जो एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ की मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, सारा हमारा फोकस ये होता है कि इसकी मतलब ट्रीटमेंट उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए जो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। उसमें यह है कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी हम बताते हैं और मेडिकेशन का भी बताते हैं। पहले तो मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में बता दूं। उसमें यह होता है कि जो खातून जो इनको आमतौर पे ये जो जिनका खातून का वेट बड़ा होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो उसमें यानी कि वो हम उनको ये कह सकते हैं कि अपना वज़न कम करें आपकी जो लो कैलोरी डाइट से और या फिर इसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी, मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी से। तो ये उसमें काफ़ी ये वज़न का कम करना भी इफेक्टिव साबित हो सकता है। उसमें यह कि जो इवन लेट से 5% भी उनका बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाए तो वो जो उनकी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। और जब वज़न उनका कम होएगा तो उसके मतलब जो है ना उसके और भी अच्छे असरात होंगे, मतलब जो मेडिसिन हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी उनके अच्छे तरीके से असर करेंगी और उनको जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस से बचा सकती हैं। अब आ जाते हैं कि जो मेडिसिन इसमें क्या क्या देते हैं हम। तो जो मेडिसिन देते हैं उसको भी हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब ये एक तो जो मेडिसिन होती हैं कि जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो इरेगुलरिटी हो रही है उसको रेगुलेट करें, ठीक है। दूसरी कैटेगरी मेडिसिन की है कि जो ताकि उनकी ओवुलेशन हो जाए, मतलब जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ज़ाहिर ओवुलेशन नहीं होती तो मतलब ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए दूसरी जो कैटेगरी मेडिसिन होती है। तीसरी कैटेगरी जो मेडिसिन की होती है वो ये होती है कि जो उनका जो
एक्सेस हेयर ग्रोथ मतलब ज़्यादा जो बाल आ जाते हैं चेहरे पे, तो वो जो है ना उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन दी जाती है। तो ये 3 कैटेगरी को मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। तो पहली जो कैटेगरी है मतलब जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, उसमें ये कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो कंबाइंड जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो मतलब जिनमें ईस्ट्रोजन और कंबाइंड वो होती हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इकट्ठा होता है। तो ये जो है ना ये पिल्स क्या करती हैं कि जो मेल हार्मोन है, जो एंड्रोजन है, उसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं, तो फिर और ईस्ट्रोजन को रेगुलेट करती हैं। तो उसमें यह कि जब हार्मोन रेगुलेट हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क वो कम हो जाता है, और अब नॉर्मल जो ब्लीडिंग जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। तो इसकी वजह से फिर मतलब हेयर ग्रोथ और एक्नी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर इसमें यह कि जो इसमें पिल्स भी आती हैं जो ज़ाहिर है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है, इसके अलावा जो स्किन पैच और वजाइनल रिंग भी आते हैं जो मतलब जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम्बिनेशन होता है, वो भी दिया जा सकता है। फिर इसमें दूसरी ट्रीटमेंट को प्रोजेस्टेरोन थेरापी भी कह सकते हैं। मतलब जो है ना जो प्रोजेस्टेरोन वो होता है उसमें है कि अगर हर महीने या 2 महीने मतलब जो है ना 10 to 14 डेज दिया जाए, यानी जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो अगर हर महीने 2 महीने मतलब जो है 10 से 14 दिन तक लिया जाए तो वो जो है ना वो पीरियड्स को रेगुलर कर सकता है, ठीक है, और जो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी उससे कम हो सकता है। और जो प्रोजेस्टेरोन थेरापी होती है ना वो एंड्रोजन के जो लेवल को इम्प्रूव नहीं करती और ये प्रेगनेंसी को मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहती हैं आप तो फिर यह कि जो प्रोजेस्टेरोन ओनली एक मिनी पिल आती है या जो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है वो एक बेहतर चॉइस है कि मतलब अगर आपने प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करना है तो ये मतलब प्रोजेस्टेरोन थेरापी भी इसमें दी जा सकती है। फिर जो दूसरी जो कैटेगरी ये पहली कैटेगरी मैंने बता दी जो मतलब जो रेगुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को। दूसरी जो कैटेगरी ट्रीटमेंट की है वो ये है कि ओवुलेशन को कैसे मतलब इंड्यूस किया जाए, मतलब जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसमें जो है ना कि हम एक ड्रग आती है जिसको क्लोमिफेन कहते हैं। तो ये ओरल एंटी एस्ट्रोजन मेडिकेशन है जो शुरू के जो पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो पहला मतलब ये समझ लें कि अगर लेट से 4 हफ्ते का जो साइकिल है 2 हफ्ते के शुरू के जो होते हैं उसमें ये ओरल एंटी एस्ट्रोजन जो है ना क्लोमिफेन दी जाती है ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए। फिर एक और ड्रग आती है जिसको लेट्रोजोल मतलब फिमारा के नाम से आती है, जो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, लेकिन वो ओवरीज को भी स्टिमुलेट करती है, तो ये भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है मेटफॉर्मिन, जो आमतौर पर टाइप 2 जो डायबिटीज़ के पेशेंट को हम देते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है और जो इंसुलिन लेवल को रिड्यूस करती है। तो ये है कि अगर लेट से क्लोमिफेन से फ़ायदा ना हो रहा मतलब उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकी क्लोमिफेन से जो इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन के लिए यूज़ होती है, तो इसके साथ हम मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो उसमें यह कि जो मेटफॉर्मिन का एडिशनल ये फ़ायदा होता है कि वो टाइप 2 की प्रोडक्शन टाइप 2 जो डायबिटीज़ को जो मतलब प्री डायबिटीज़ प्रोग्रेस करती है कंडीशन, उसको भी वो रोकने में मदद दे सकती है और आपको जो वेट लॉस में भी हेल्प कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है मेटफॉर्मिन इस सिलसिले में। फिर इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मेडिकेशन आती हैं जो इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं, तो ये भी इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर जो तीसरी जो मैंने बताई थी ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है ना कि जो आपके हेयर ग्रोथ को कम करने के लिए उसमें ये होता है कि उसमें भी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ हो सकती हैं जिसमें वो एंड्रोजन को जो मेल हार्मोन है उसको रिड्यूस करती है प्रोडक्शन, तो उस वजह से हेयर ग्रोथ भी प्रिवेंट हो सकती है। फिर एक और जो आता है जो हार्मोन जो सब्सटेंस जो स्पाइरोनोलैक्टोन जो एल्डेक्टोन के नाम से आता है, ये जो है ना कि जो इसका क्या एक्शन है कि जो एंड्रोजन जो हार्मोन है मेल हार्मोन का उसके जो स्किन पे जो एक्शन होता है उसको ब्लॉक करता है जो स्पाइरोनोलैक्टोन जो मेडिसिन, ठीक है। तो वो लेकिन ये कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें ये कि बर्थ डिफेक्ट काज कर सकती है, तो मतलब ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो उसमें यह कि जब ये मेडिसिन अगर लट से दी जा रही है तो फिर कंट्रासेप्शन साथ की जाती है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन के रिस्क हैं, ठीक है। तो ये इसमें स्पाइरोनोलैक्टोन का ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके अलावा एक और थेरापी आती है जिससे एफ्लोरेंथीन जो है ना वनीका के नाम से आती है। ये जो क्रीम होती है उसमें यह ना कि वो जो फेस पे जो हेयर ग्रोथ हो जाते हैं ज़्यादा, तो उसको जो ना उसको जो प्रिवेंट कर सकती है जो वनीका जो क्रीम है।
फिर इसका एक और प्रोसीजर आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ये ना कि उसमें छोटी सी नीडल जो है ना हर हेयर फॉलिकल में इंसर्ट की जाती है। तो वो जो है ना उसमें वो एक थोड़ा इलेक्ट्रिकल करंट होता है जिसमें जो आपकी जो हेयर की रूट है, जो मतलब फॉलिकल जो है, जो हेयर फॉलिकल उसको डिस्ट्रॉय कर जाती है। तो उस वजह से भी ज़्यादा हेयर की ग्रोथ रोक सकती है, लेकिन इसकी मल्टीपल ट्रीटमेंट जो है ना रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये तो इसकी जो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। अब यह कि थोड़ा मैं लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज़ की भी बताता हूँ। तो यह कि सबसे पहले आप अगर अपना वेट अच्छा हेल्दी कंट्रोल करेंगे तो वेट लॉस प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो जो है ना आपकी ओवुलेशन को रिस्टोर कर सकती है। तो उसमें काफ़ी वेट लॉस के कंट्रोल प्रोग्राम आते हैं, वो जो मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी बताए गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकती हैं आप। ठीक है, फिर इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक है वो आप उसको रिड्यूस उसको कर देना चाहिए, लिमिट जो उसको लिमिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो लो फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है ना उसमें इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जो तो इस वजह से फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा। तो फिर ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आती हैं जो मतलब हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो पेशेंट होती हैं उनको रिकमेंड करते हैं। उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वो इनटेक करेंगी तो उनका जो शुगर लेवल जो है ना वो स्लो बढ़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर यह कि एक्टिव अपने आप को एक्टिव रखें कि अगर एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी जो मैंने बहुत सारी मेरी चैनल पे वीडियो हैं उसमें एक्सरसाइज में मैं काफ़ी मतलब स्ट्रेस कर देता हूँ काफ़ी कि लोग एक्सरसाइज करें। ठीक है, उसमें काफ़ी बीमारियाँ उससे बच सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से। तो उसमें इसी में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें शुगर का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेली एक्टिविटी और कोई रेगुलर अगर पार्टिसिपेट करती हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम में, या इवन लेट से कि आप वॉक करती हैं, मतलब जो मैं रिकमेंड करता हूँ 40-60 मिनट्स वॉक 5 डेज ए वीक। ठीक है, तो वो अगर आप वो जो है मतलब आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ये इस बीमारी में उसको वो कम करती हैं, उसको ट्रीट कर सकती हैं। तो आपका इससे वज़न भी कंट्रोल हो सकता है और जो है ना मतलब ताकि मतलब वो आपको जो क्योंकि इसमें डायबिटीज़ की भी होने का ख़तरा होता है तो उससे भी आपकी बचत हो सकती है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये भी टॉपिक काफ़ी लंबा है तो इसमें काफ़ी मैं डिटेल से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आपके लिए आम बंदे के लिए जानने के लिए ज़रूरी है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आई तो वो कमेंट कर दें। ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त मैंने पॉइंट बताए हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे पास काफ़ी ये पेशेंट्स आती हैं ख़वातीन। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और घंटी के निशान को क्लिक करें ताकि जो भी ऑल के घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दिए। अगर उसमें मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी तो मैं इस तरह की और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये वीडियो जो है ना चूँकि फिर ये मेरा जो चैनल है बेतबीबी इंसानियत की खिदमत के लिए चैनल है, तो मेरी वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। आप फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।